Hello friends, welcome to Agri Knowledge Plus. Today we discuss UPTST 2021 पेपर विद एनालिसिस। दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम लोग देखेंगे उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके 2021 के टीजीटी में पूछे गए थे। ये सेशन दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसके अंतर्गत उन संभावित प्रश्नों पर भी चर्चा की जाएगी जो कि आपके आने वाली परीक्षा में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। तो आइए इस सेशन का हम लोग आगाज करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, एम्ब्रियो डॉर्मेंसी इज फाउंड इन फ्रूट, फल जिसमें भ्रूण निद्रा पाई जाती है, लीची, बेल, बेर, आंवला। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा आंवला। आंवले में दोस्तों भ्रूण डॉर्मेंसी जो होती है देखने को मिलती है। भ्रूण डॉर्मेंसी जो पाई जाती है किसके कारण होती है दोस्तों, इसमें जो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल की अधिकता के कारण ही भ्रूण डॉर्मेंसी देखने को मिलती है। दोस्तों सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो होता है वो किसमें पाया जाता है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी बारबेडास चेरी में। सबसे अधिक विटामिन सी जो होता है दोस्तों, विटामिन सी किसमें पाया जाता है, बारबेडास चेरी में। आप लोग नोट डाउन कर लें, बारबेडास चेरी। आज हम आप लोगों को बताएंगे आंवला से जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को। बारबेडास चेरी। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों नाम आंवला का, और इसके बाद अमरूद। ठीक है, बॉडिकल नेम की बात कर लें हम लोग तो बॉडिकल नेम जो होता है इम्ब्लिका ऑप्सिनेलिस होता है, इम्ब्लिका ऑप्सिनेलिस। ठीक है, फैमिली यूफोरबिएसी आप लोगों को पता ही होगा, यूफोरबिएसी। क्रोमोजोम नंबर की बात करें तो कितना होता है दोस्तों, 28 होता है। ओरिजिन प्लेस की बात करें आंवला की तो ओरिजिन प्लेस जो है क्या है, इंडिया है। ओरिजिन प्लेस जो है इंडिया है। और इसमें जो विटामिन सी पाई जाती है आंवला में वो कितनी होती है दोस्तों, आंवला में विटामिन सी जो पाई जाती है ये होती है 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में, प्रति 100 ग्राम में। ठीक है, 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में विटामिन सी जो होती है आंवला में पाई जाती है। सबसे ज्यादा बारबेडास चेरी में, दूसरे नंबर पे आंवला और तीसरा नंबर किसका है, अमरूद का है। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, इसमें जो बड़े आकार के फल होते हैं दोस्तों उसकी कैंडी बनाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। बड़े आकार के जो फल होते हैं और मुख्यतः जो कैंडी बनाने के लिए किस्म इसकी यूज की जाती है वो कौन सी किस्म है, बनारसी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके जो कंचन जो किस्म होती है दोस्तों, कंचन जो किस्म होती है जिसे नरेंद्र आंवला 4 के नाम से भी जाना जाता है, इसमें रेगुलर बेयरिंग देखने को मिलती है। और जो चकैया वैरायटी है, चकैया वैरायटी में दोस्तों अल्टरनेट बेयरिंग देखने को, यानी कि दोस्तों इसमें एक अंतराल के बाद इसमें फल आते हैं। ठीक है, और ये जो चकैया वैरायटी है दोस्तों ये फ्रूट नेक्रोसिस जो होता है, फ्रूट नेक्रोसिस के प्रति ये अवरोधी है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके हाथी झूल जिसे फ्रांसिस के नाम से भी जाना जाता है, ये इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली किस्म जो है फ्रूट नेक्रोसिस से दोस्तों, फ्रूट नेक्रोसिस सबसे अधिक इसी में देखने को मिलता है, हाथी झूल। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखेंगे। और इसमें जो एक पेस्ट लगता है काफ़ी नुकसानदायक होता है, जिसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, बार्क ईटिंग कैटरपिलर, जिसका साइंटिफिक नेम इंडरबेला। जिसका साइंटिफिक नेम क्या है दोस्तों, इंडरबेला और क्वाड्रिनोटा, इंडरबेला क्वाड्रिनोटेटा। ठीक है, इंडरबेला क्वाड्रिनोटेटा आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इसका बार्क ईटिंग कैटरपिलर होता है। और जो इसमें फ्रूट नेक्रोसिस पाई जाती है वो बोरान की डिफिशियंसी से पाई जाती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इससे कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें थी जुड़ी हुई आप लोग हमने यहाँ पे बता दी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन ऑर्डर, किस गण में अपूर्ण मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, लेप्टियोडाप्टेरा, होम्योपटेरा, हाइम्नियोपटेरा, कोलियोपटेरा। दोस्तों आप लोग बताएंगे किसमें अपूर्ण कायांतरण देखने को मिलता है।
इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। आप लोग बताएंगे ये किसमें देखने को मिलता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आप लोग बता दें इसका राइट आंसर होगा होम्योपटेरा। क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा होम्योपटेरा। कंप्लीट जो मेटामॉर्फोसिस होती है उसमें कौन कौन सी स्टेजें होती हैं दोस्तों, एग होती है, एग के बाद निम्फ बनते हैं और निम्फ के बाद क्या होते हैं, एडल्ट होते हैं। इसमें प्यूपा स्टेज देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। इसी को कहते हैं अपूर्ण कायांतरण। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। ये मुख्यतः किसमें देखने को मिलती है, आइए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आर्थोपटेरा संघ में, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस किसमें देखने को मिलती है, आर्थोपटेरा, जिसके अंतर्गत दोस्तों लोकस्ट और ग्रास हापर आते हैं। लोकस्ट, ग्रास हापर, काकरोच, ये सभी किसके अंतर्गत है, आर्थोपटेरा, और इसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है। इसके अलावा थाइसाइनोपटेरा, हेट्रोपटेरा और आइसोपटेरा। आइसोपटेरा के अंतर्गत टर्माइट्स आते हैं यानी कि दीमक। दोस्तों इसमें भी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है। थाइसाइनोपटेरा के अंतर्गत थ्रिप्स आते हैं और इसके अलावा होम्योपटेरा जिसके अंतर्गत एफिड और लीफ हॉपर शामिल किए गए हैं। दोस्तों इसमें भी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है। तो होम्योपटेरा के अंतर्गत एफिड और लीफ हॉपर आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों होम्योपटेरा। आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट था और इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ जो थी आप लोगों को बताई गई हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में विकसित पहली बौने चावल की प्रजाति। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया भारत में विकसित पहले बौने चावल की प्रजाति कौन सी है, IR8, विजया, IR20 और जया। दोस्तों आप लोग बताएंगे भारत में विकसित पहली बौने चावल की प्रजाति कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें इसका राइट आंसर होगा जया। क्या होगा दोस्तों, जया होगा, यानी कि डी। विश्व में बात कर लें, विश्व में विकसित पहली जो चावल की किस्म थी, विश्व में विकसित पहली जो चावल की किस्म थी वो कौन सी थी, ड्वार्फ वैरायटी में पूछा गया दोस्तों। पहली ड्वार्फ वैरायटी कौन सी थी, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व में बात की गई है, विश्व में फर्स्ट हाई एल्डिंग ड्वार्फ वैरायटी बताइए कौन सी होगी, IR8। कौन सी होगी दोस्तों, फर्स्ट हाई एल्डिंग ड्वार्फ वैरायटी इन वर्ल्ड, विश्व की है दोस्तों ये ड्वार्फ वैरायटी। और IR8 और TN फर्स्ट जो है दोस्तों, दोनों की तुलना में जया का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन था, वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला। इसीलिए दोस्तों जया को मिरेकल राइस ऑफ इंडिया किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, जया को मिरेकल राइस ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये जो थी फर्स्ट हाई एल्डिंग ड्वार्फ वैरायटी IR8, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो एक म्यूटेंट ड्वार्फ वैरायटी की बात की जाती है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, म्यूटेंट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस, वो कौन सी है, जगन्नाथ। म्यूटेंट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस दोस्तों कौन सी है, जगन्नाथ है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। IR8 जो थी दोस्तों, ये पीटा और डिजियोजेन के क्रॉस से तैयार की गई थी 1966 में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा 1966 में, ठीक है। पेटा और किसके क्रॉस से दोस्तों IR8 तैयार की गई थी, IR8, ये पेटा और डिजियोजेन इसके क्रॉस से तैयार की गई थी IR8, ठीक है दोस्तों। और अगर फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी की सिर्फ बात करें, सिर्फ फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी की, तो कौन सी होगी, TN फर्स्ट। हाई एल्डिंग ड्वार्फ वैरायटी जो थी वो दोस्तों IR8 थी, जबकि फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी की बात करें तो कौन सी थी दोस्तों, वो थी TN फर्स्ट। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दुग्ध स्राव को कहा जाता है, दुग्ध स्राव जो होता है दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, लैक्टोजेनेसिस, ग्लैक्टोजेनेसिस, ग्लैक्टोपायोसिस या इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आइए फटाफट हम लोग देखते हैं। लैक्टोजेनेसिस दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोजेनेसिस। मिल्क सिक्रेशन को लैक्टोजेनेसिस कहा जाता है दोस्तों। और जो आस्तन में दुग्ध का संचय होता है उसके निर्वाह को, स्तनों में दुग्ध संचय निर्वाह को, स्तनों में दुग्ध संचय निर्वाह को क्या कहा जाता है, ग्लैक्टोजेनेसिस कहा जाता है। दोस्तों मिल्क सिग्रेशन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है, मिल्क सिग्रेशन के लिए उत्तरदायी हार्मोन प्रोलैक्टिन है, यानी कि दुग्ध स्राव के लिए, मिल्क सिक्रेशन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है, प्रोलैक्टिन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। और मिल्क लेट डाउन यानी कि दूध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीटोसिन। मिल्क लेट डाउन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है, वो है ऑक्सीटोसिन। कौन सा दोस्तों, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पूसा मंजरी एंड पूसा नवीन आर प्रोमिनेंट कल्टीवर ऑफ, पूसा मंजरी एवं पूसा नवीन किसकी प्रमुख प्रजातियां हैं, झींगा तुरई की, टिंडा की, लौकी की या कद्दू की। दोस्तों आप लोग बताएंगे पूसा मंजरी जो है ये किसकी महत्वपूर्ण किस्म है, पूसा मंजरी, पूसा नवीन। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा लौकी यानी कि बॉटल गार्ड। किसकी किस्में, बॉटल गार्ड की हैं, बॉटल गार्ड की। और जो किस्में जो अक्सर पूछी जाती हैं दोस्तों, पूसा नवीन तो हो ही गई, ठीक है, पूसा मंजरी हो गई, और अर्का बहार, अर्का बहार है, पंत शंकर लौकी फर्स्ट है, पंत शंकर लौकी, आजाद नूतन, ये सभी एग्जाम में पूछी गई हैं। और नरेंद्र रश्मि भी इसके महत्वपूर्ण किस्म है जो कि एग्जाम में पूछी गई है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, वह रेखाएं जो समान वायुमंडलीय दबाव वाले स्थानों को जोड़ती हैं, आइसोबार, आइसोथर्म, आइसोइड्स या आइसो हाइलाइन। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। समदाब रेखाएं, समताप रेखाएं, समवर्षा रेखाएं, समलवण रेखाएं। बताइए। समान दबाव वाले स्थान, वायुमंडलीय दबाव जो होता है दोस्तों उसको जोड़ने वाली रेखाएं जो होती है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं, समदाब रेखाएं। समान ताप को दर्शाने वाली रेखाएं यानी कि समान ताप को दर्शाने वाली रेखाएं जो होती हैं उसे आइसोथर्म कहा जाता है। समान वर्षा को दर्शाने वाली रेखाएं आइसोइड्स होती हैं। और आइसोहाइलाइन जो होती हैं समान लवणीय, यानी समुद्र में जो दोस्तों समान लवण वाला क्षेत्र होता है उसको दर्शाने के लिए जिन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें कौन सी रेखाएं कहते हैं, सम लवण रेखाएं यानी आइसोहाइलाइन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी आम की नियमित फलने वाली प्रजाति है, चौसा, आम्रपाली, लंगड़ा या अल्फांसो। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। नियमित फलने वाली प्रजाति पूछी गई है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आम्रपाली। आम्रपाली जो है ये रेगुलर बेरर किस्म है मैंगो की। ठीक है, और इसका जो गूदा होता है दोस्तों यानी कि जो फ्लैश होता है वो किस कलर का होता है, ऑरेंज रेड कलर का होता है। इसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। और लगाने के लिए डिस्टेंस जो होता है 2.5 इंटू 2.5 मीटर रखा जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।
एन ऑर्गेनिज्म दैट इज यूजुअली सैप्रोफाइटिक बट अंडर सर्टेन कंडीशन में बी पैरासाइट इज नोन एज। जीव जो कि आमतौर पर मृत्युजीवी होता है लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में परजीवी भी हो जाता है को कहते हैं। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा फैकल्टेटिव पैरासाइट। दोस्तों फैकल्टेटिव पैरासाइट्स वे होते हैं जो कि होते तो हैं मृत्योपजीवी यानी कि मृत चीज़ों पर आश्रित होने वाले, यानी कि मृत चीज़ों से ये भोजन प्राप्त करने वाले मृत्योपजीवी, लेकिन ये विशेष परिस्थितियों में क्या हो जाते हैं, परजीवी हो जाते हैं। इन्हीं को फैकल्टेटिव परजीवी के नाम से जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक जो होते हैं दोस्तों, सैप्रोफाइटिक परजीवी वे परजीवी होते हैं जो कि भोजन के लिए मृत जीव जंतुओं और पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। मृत जीव जंतुओं और पेड़ पौधों पर निर्भर होने वाले परजीवियों को सैप्रोफाइटिक कहते हैं। ठीक है, और ये तो आप लोगों को पता ही चल गया। ऑब्लिगेट वे होते हैं जो कि जीवित पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि जीवित पेड़ पौधों पर निर्भर रहने वाले परजीवी जो होते हैं उन्हें ऑब्लिगेट पैरासाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ऑयल कंटेंट इन ऑयल बेयरिंग प्लांट्स इज इंक्रीज्ड बाय। तेलीय पौधों में तेल की मात्रा प्रयोग से बढ़ती है। किसके प्रयोग से दोस्तों? जो तिलहनी फसलें होती हैं उनमें तेल की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। सल्फर, नाइट्रोजन, मॉलिब्डेनम, जिंक। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। जी हाँ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर। सल्फर के प्रयोग से दोस्तों क्या होता है, तिलहनी फसलें जो होती हैं इनमें तेल की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन फसलों में दोस्तों क्या पाया जाता है, इन फसलों के बीजों में मेथोनिन और सिस्टीन जैसे अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मेथोनिन और सिस्टीन जैसे जो अमीनो अम्ल होते हैं दोस्तों ये पाए जाते हैं, और इनमें क्या होता है, सल्फर यौगिक होता है। इसीलिए सल्फर के प्रयोग से तिलहनी फसलों में सल्फर के प्रयोग से तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर। एप्लीकेशन ऑफ स्टिकी बैंड अराउंड द ट्री स्टेम इज ए मोस्ट इफेक्टिव फॉर कंट्रोल। तने के चारों तरफ से चिपकने वाली पट्टी को लगाकर किस कीट को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है? मैंगो लीफ हॉपर को, मैंगो मिलीबग को, बार्क ईटिंग कैटरपिलर को, या मैंगो स्टेम बोरर को। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों ने देखा होगा पेड़ के चारों तरफ दोस्तों चूना लगा दिया जाता है, यानी कि बुझा हुआ चूना का लेप कर दिया जाता है, या फिर उसके चारों ओर क्या कर दिया जाता है, एक चिपकने वाली पट्टी लगा दी जाती है। ये किसके नियंत्रण के लिए दोस्तों प्रयोग की जाती है? आम के मिलीबग के लिए। मैंगो मिलीबग जो होता है दोस्तों इसके नियंत्रण के लिए इस चिपकने वाली पट्टी को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैंगो मिलीबग जो होते हैं ये अपने अंडे कहाँ देते हैं दोस्तों? मैंगो मिलीबग अपने अंडे भूमि में, पेड़ के पास भूमि में देते हैं। ठीक है, मिट्टी में। और आम का जो मैंगो लीफ हॉपर होता है ये जो अपने अंडे होता है ये पत्तियों की निचली सतह पर देता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैंडर्ड फॉर सॉलिड नॉट फैट SNF कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन बफेलो मिल्क इज। भैंस के दूध में वसा रहित ठोस SNF मानक होता है। भैंस के दूध में दोस्तों पूछा गया है, आप लोगों को बताना है SNF मानक जो होता है भैंस के दूध में कितना होता है। बताइए इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 9.2%। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं मानक दूध जो होता है दोस्तों। मानक दूध में
SNF, यहाँ पे नोट डाउन करिए, SNF सॉलिड नॉट फैट और फैट। SNF जो होता है ये होता है 9 से लेकर दोस्तों 9.2 तक, और जो फैट होता है ये होता है 6%। मानक दूध की बात की गई है। और जो पास्चुराइज्ड मिल्क होता है, पास्चुराइज्ड मिल्क जो होता है इसमें SNF की मात्रा 8.5 होती है और फैट जो होता है 4.5% होता है। टोन्ड मिल्क की बात कर लें, टोन्ड मिल्क, इसमें SNF की मात्रा 8.5% होती है और फैट जो होता है 3% होता है। डबल टोन्ड जो आता है, डबल टोन्ड दूध यानी कि मिल्क, इसमें SNF की मात्रा 9% होती है और फैट जो होता है 1.5% सिर्फ होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, डबल टोन्ड दूध में जो फैट होता है वो सिर्फ 1.5% होता है और SNF जो होता है 9% होता है, जो कि मानक दूध के लगभग में बराबर होता है SNF। ठीक है, फैट तो बहुत कम होता है, चौथाई होता है, लेकिन SNF जो होता है वो मानक दूध के लगभग बराबर होता है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या संजय गांधी? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ नारा का प्रयोग सर्वप्रथम इंदिरा गांधी ने किया था 1971 में। जो 1971 के आम चुनाव हुए थे दोस्तों, उस चुनाव में इसी नारे का प्रयोग किया गया था, लेकिन इस नारे को बाद में उनके बेटे संजय गांधी के द्वारा भी अपनाया गया था। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टपक सिंचाई किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है? आर्द्र एवं नम क्षेत्र के लिए, शुष्क क्षेत्र के लिए, वर्षा, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों टपक सिंचाई जो होती है ये मुख्यतः शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। शुष्क क्षेत्रों के लिए दोस्तों ये उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्राई रीजन। क्या हो जाएगा? ड्राई रीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ड्राई रीजन। और हम बात कर लेते हैं इस जो ड्रिप इरिगेशन थी इसके जो खोज करता है, यानी कि इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले यानी कि इसकी खोज करने वाले कौन थे? वो थे सिमका ब्लॉस। सिमका ब्लॉस, सिमका ब्लॉस, ये दोस्तों इजराइल के एक क्या थे? इंजीनियर थे। कहाँ के दोस्तों? इजराइल के, इजराइल के अभियंता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ड्राई रीजन। नेक्स्ट, निम्न फसल समूह में किसके द्वारा घटते हुए क्रम में, इसमें आपको लगाना है सल्फर रिमूवल बाय द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ क्रॉप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। निम्न फसलों समूह में से किसके द्वारा घटते हुए क्रम में गंधक निष्कासन होता है? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे ज्यादा सल्फर की जो मात्रा होती है किसमें होती है दोस्तों? तिलहनी फसलों में होती है, आप लोग जानते हैं। तो धान्य तो होगा नहीं, दलहन भी नहीं होगा। तिलहन यहाँ पे दिया था, लेकिन तिलहन के बाद इसमें धान्य दे दिया गया है, लेकिन धान्य नहीं होगा। तिलहन के बाद दोस्तों नंबर आता है दलहनी फसलों का। सबसे ज्यादा ऑयल सीड हो जाएंगी दोस्तों, सबसे ज्यादा ऑयल सीड, उसके बाद पल्सेस, उसके बाद सीरियल्स। तो सबसे ज्यादा निष्कासन जो होता है किसमें होता है? ऑयल सीड में, उसके बाद पल्सेस में, उसके बाद सीरियल्स यानी कि धान्य फसलों में। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। फूल गोभी की विप्टेल व्याधि किस तत्व की कमी से होती है? बोरान की, जस्ता की या मॉलिब्डेनम की कमी से होती है? बताइए। विप्टेल डिजीज जो होती है, डिसऑर्डर जो होता है दोस्तों, ये किसके द्वारा होता है फूल गोभी में? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉलिब्डेनम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी कि मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम की कमी से दोस्तों क्या होता है? ये विप्टेल
डिसऑर्डर देखने को मिलता है। इसमें पत्तियां जो होती हैं दोस्तों ब्लेड के आकार की हो जाती हैं, और जिसमें केवल क्या बचती है, मिड रिब यानी कि बीच वाली रिब जो होती है दोस्तों वही बचती है, और इसमें प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण इसमें फल फूल नहीं बन पाते हैं। ठीक है, फूल नहीं बन पाता है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से पशुओं के विषाणु जन्य रोग हैं? एफएमडी, स्वाइन फीवर, रिंडरपेस्ट। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, फूट एंड माउथ डिजीज जो है और स्वाइन फीवर की बात कर लें या रिंडरपेस्ट की बात कर लें, ये सभी क्या हैं? ये सभी के सभी क्या हैं दोस्तों? ये वायरल डिजीज हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑल ऑफ दीज। कुछ महत्वपूर्ण डिजीज आप लोगों को हम बता रहे हैं। वायरल डिजीज जैसे होती हैं दोस्तों स्वाइन फीवर, एफएमडी, रिंडरपेस्ट, पॉक्स, ब्लू टंग, ब्रोंकाइटिस, ये सभी जो डिजीज होती हैं वायरल होती हैं। ब्लू टंग की बात कर लें, ब्रोंकाइटिस की बात कर लें जो कि फेफड़ों से संबंधित होती है, स्वाइन फीवर की बात कर लें या एफएमडी या रिंडरपेस्ट, ये सभी जो है वायरल डिजीज हैं। फंगल की बात कर लें तो दोस्तों इसमें ब्रोंकोमिसिस, रिंगवार्म, अफ्लाटॉक्सिस, ये जो फंगल डिजीज होती हैं। कॉक्सीडियोसिस जो होती है जो प्रोटोजोआ जनित होती है दोस्तों। और इसके अलावा हम बात कर लें बैक्टीरियल डिजीज की। बैक्टीरियल डिजीज जो होती हैं दोस्तों इसमें एंथ्रेक्स, ब्रूसिलोसी और टाइफाइड, कॉलरा, मास्टिटिस, यानी कि थनैला जो होता है, कॉलरा होता है, टाइफाइड होता है, ये सभी क्या हैं? और एंथ्रेक्स, ये सभी बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे बैक्टीरियल डिजीजेज कौन कौन सी हैं, यही अक्सर एग्जाम में टाइफाइड, कॉलरा, मास्टिटिस और एंथ्रेक्स। ठीक है, और यहाँ पे बात कर लें फंगल में तो रिंगवार्म, अफ्लाटॉक्सिस, कॉक्सीडियोसिस जो कि प्रोटोजोआ जनित होती है और मुर्गियों की दोस्तों एक महत्वपूर्ण बीमारी है। आइए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रजनक बीज की संतान है। प्रजनक बीज जो होते हैं पूछा गया है कि संतान है। प्रजनक बीज आप लोग बताना है, ये प्रजनक बीज की संतान इसमें कौन सी है? आधारीय बीज है, न्यूक्लियस बीज है, सत्य बीज है या प्रमाणित बीज है? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। आधारीय बीज। आधारीय बीज का दोस्तों उत्पादन जो होता है वो किससे होता है? विरीडर सीड से होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कौन से? इसके बाद दोस्तों बताइए कौन से आते हैं? रजिस्टर्ड सीड आते हैं। रजिस्टर्ड सीड के बाद आते हैं कौन से दोस्तों? सर्टिफाइड। ठीक है, रजिस्टर्ड सीड जो होता है इसका टैग जो होता है पर्पल कलर का होता है। पंजीकृत यानी कि सर्टिफाइड बीज का जो टैग कलर होता है वो नीले रंग का होता है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आम की प्रजाति जो अपनी विशेष फ्लेवर और प्रसंस्करण के समय भी बनाए रखती है, दशहरी, अल्फांसो, मल्लिका या सभी? बताएंगे इसमें आम की कौन सी फसल क्रॉप है दोस्तों, किस्म है जो कि प्रसंस्करण, ठीक है, यानी कि प्रोसेसिंग के दौरान भी अपने जो उसका फ्लेवर जो होता है और जो टेस्ट होता है उसको बनाए रखती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं आम की अल्फांसो जो प्रजाति है ये अपने विशेष फ्लेवर के लिए ही जानी जाती है। कौन सी? अल्फांसो। और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी इसी का किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल की निचली परत, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, ताप मंडल? दोस्तों आप लोग बताएंगे सबसे निचली परत जो होती है वो कौन सी होती है? सबसे निचली परत ट्रोपोस्फेयर, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। उसके बाद आती है दोस्तों सबसे नीचे कौन सी होती है? क्षोभ मंडल होती है। ठीक है, सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर जिसे कौन सी कहते हैं हम लोग? समताप मंडल, उसके बाद मीजोस्फेयर, मध्यमंडल और उसके बाद कौन सी आती है? थर्मोस्फेयर। सबसे नीचे जो होती है जो कि 8 से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाई जाती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर, जिसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल होती है। समताप मंडल की जो ऊंचाई होती है 18 से 50 किलोमीटर होती है।
इसी में दोस्तों क्या पाया जाता है, ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद मध्यमंडल आता है, उसके बाद आता है थर्मोस्फेयर, जो कि थर्मोस्फेयर होती है 80 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्ताकार एंटनी में पाया जाता है। मुक्ताकार एंटनी जो होती है दोस्तों, आप लोग बताना है ये किस में देखने को मिलती है। मुक्ताकार एंटनी दीमक में, भूभृंग में, पल्स बीटल में या शलभ में। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मुक्ताकार एंटनी मुक्ता किस में देखने को मिलती हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दीमक। मुक्ताकार एंटनी जो होती हैं दोस्तों, ये किस में देखने को मिलती हैं, दीमक में देखने को मिलती हैं। किसमें दोस्तों, दीमक में। जो भूभृंग होता है जिसे ग्राउंड बीटल कहते हैं दोस्तों, इसमें फिलीफॉर्म एंटनी देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो पल्स बीटल होते हैं इसमें पैक्टिनेट, पल्स बीटल में पैक्टिनेट, और शलभ में दोस्तों फिलामेंट्स एंटनी देखने को मिलती है। ठीक है, जिसे मोथ कहते हैं, मोथ में फिलामेंट होती है। भूभृंग यानी कि जिसे हम लोग ग्राउंड बीटल कहते हैं, इसमें फिलीफॉर्म पाई जाती है। और दीमक में तो आप लोगों को पता हो गया मुक्ताकार एंटनी पाई जाती है। ठीक है, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक जीव जैव कीटनाशी नहीं है। बायोनिम, डाइपेल, बायोलेब, कार्बारिल। आप लोग बताएंगे इसमें जैव कीटनाशी नहीं है, यानी कि बायोपेस्टिसाइड इसमें से कौन सा नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा कार्बारिल। क्या होगा दोस्तों, कार्बारिल जो होता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। कार्बारिल जो होता है दोस्तों ये बायोपेस्टिसाइड नहीं। इसके अलावा बायोनीम जो है ये नीम से तैयार किया जाता है। बायोलेब है, ये भी एक बायोपेस्टिसाइड है। इसके अलावा डाइपेल जो है ये भी बायोपेस्टिसाइड है। ठीक है, और जो ये होता है कार्बारिल दोस्तों, कार्बारिल जो होता है ये क्या है, एक इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोका एंड डाइंग आर फ्रूट डेवलप्ड। डोका और डाइंग स्टेजेज होती हैं किस फल में देखने को मिलती हैं, फालसा, खजूर, चीकू, नारियल। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। डोका डाइंग स्टेज जो होती हैं दोस्तों ये रिलेटेड हैं डेट पाम से यानी कि खजूर से। डोका स्टेज दोस्तों, डोका स्टेज पे ये हार्वेस्टिंग स्टेजेस होती हैं दोस्तों। इसी स्टेज पे भारत में खजूर की जो हार्वेस्टिंग की जाती है। और डाइंग स्टेज जो होती है ऑल वर्ल्ड में डाइंग स्टेज पे, यानी पूर्ण परिपक्व स्टेज जो होती है वो डाइंग स्टेज होती है। बाकी सभी कंट्रीज़ में डाइंग स्टेज पे खजूर की हार्वेस्टिंग होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अरंडी के फल को किस नाम से जाना जाता है, दाना, कैप्सूल, फली या कॉब। अरंडी का फल जो होता है दोस्तों बताइए क्या होता है, कैप्सूल होता है या फिर फली होती है या कॉब होता है। आप लोग बताएंगे दोस्तों क्या होता है ये। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्सूल। दोस्तों कैप्सूल और किसमें किसमें देखने को मिलता है, कैप्सूल फ्रूट टाइप जो होता है, कैप्सूल फल प्रकार, ये किसमें किसमें देखने को मिलता है दोस्तों, ये कपास में, अरंडी में, और बताइए दोस्तों इलायची में। इन सभी में दोस्तों कैप्सूल देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा सब्जियों में बात कर लें तो जैसे भिंडी है दोस्तों, ये भी भिंडी जो ओकरा कहते हैं ये भी एक कैप्सूल ही है। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णा और कंचन प्रजातियां हैं आम की, अमरूद की, आंवला की या बेर की। कृष्णा और कंचन बताइए। कंचन के बारे में अभी आप लोगों को मैंने बताया था दोस्तों, ये एक ऐसी वैरायटी है आंवला की जिसमें रेगुलर बेयरिंग देखने को मिलती है। ठीक है, इसी को तो आप लोगों को याद आ जाना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंवला यानी कि बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आंवला
आंवला की जो महत्वपूर्ण किस्में होती हैं दोस्तों, हाथी झूल होती है, कंचन होती है, कृष्णा होती है, बनारसी होती है और चकैया होती है। ठीक है, इसकी जो कंचन किस्म होती है, कंचन किस्म में दोस्तों रेगुलर बेयरिंग देखने को मिलती है, और जो चकैया किस्म होती है इसमें अल्टरनेट बेयरिंग देखने को मिलती है। ठीक है, हाथी झूल ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली किस्म है किससे? फ्रूट निक्रोसिस से। आइए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा अनुरूपक का प्रयोग किया जाता है मृदा क्षरण के अध्ययन में, अफवाह गणना में, रन ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक है, रेनफॉल स्टडीज में, वर्षा अध्ययन में। दोस्तों अब आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। वर्षा अनुरूपक जो होते हैं इनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? दोस्तों वर्षा अनुरूपक का प्रयोग वर्षा अध्ययन और मृदा क्षरण के अध्ययन में मुख्य रूप से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड सी दोनों। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बकरी के जैसे प्रतीत होने वाली भारत की सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल कौन सी है? दोस्तों ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बकरी के जैसे प्रतीत होने वाली भारत में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? नेल्लौर। कौन सी है दोस्तों? नेल्लौर है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है। आइए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधों से निकाला हुआ पेस्टिसाइड नहीं है? निकोटीन, एल्ड्रिन, पायरेथ्रिन या रोटिनॉन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधों से निकाला हुआ पेस्टिसाइड नहीं है? निकोटीन, एल्ड्रिन, पायरेथ्रिन या रोटिनॉन। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, बताइए, एल्ड्रिन। एल्ड्रिन जो है ये पौधों से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, पायरेथ्रिन जो होता है ये क्राइजेंथेमम फ्लावर से प्राप्त होता है। दोस्तों रोटिनॉन की बात कर लें तो ये लोंकोकार्पस स्पीसीज जो होती है उसके रूट से प्राप्त होता है रोटिनॉन, और टोबैको लीफ से आप लोगों को पता है निकोटीन प्राप्त होता है। और जो एल्ड्रिन है ये क्या है? एक इनऑर्गेनिक, ठीक है, यानी कि दोस्तों ये एक रसायन है। कैसा? बताइए, इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड एल्ड्रिन। आइए इसके साथ बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। ग्रामीण विकास कार्यक्रम संबंधित है स्वरोजगार से, रोजगार सृजन से, गरीबी उन्मूलन से, ये सभी। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो चलाया गया था दोस्तों, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बताइए किससे संबंधित था? दोस्तों इसका उद्देश्य रोजगार उपलब्ध कराना और गरीबी को दूर करना और स्वरोजगार का एक साधन उपलब्ध कराना, ये सभी इसके क्या थे? उद्देश्य थे। आइए इसके साथ बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जैंथोमोनास, एंथोसानिन, लाइकोपिन या कैरोटीन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। ये जो होते हैं क्या होते हैं? जो टमाटर के फलों का रंग जो होता है लाल, ये किसके कारण होता है दोस्तों? वर्ली लवक के कारण। वर्ली लवक जो होते हैं उन्हीं के कारण दोस्तों इनका जो रंग होता है वो कलरफुल होता है। तो लाइकोपिन जो होता है ये टमाटर में लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। कैरोटीन जो होता है दोस्तों गाजर में, और पत्तियों का जो पीला होना होता है, पत्तियों का पीला पड़ना, पीली पत्तियां जो होती हैं वो भी कैरोटीन के कारण ही पीली देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा मिर्च में जो लाल रंग होता है वो कैप्सेथिन के कारण होता है। मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है। गाजर में मैंने बता ही दिया है दोस्तों। पपीते का पीला रंग जो होता है बीटा कैरोटीन के कारण होता है। और प्याज का तीखापन सल्फर यौगिक के कारण होता है, एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड। ये होती है किसके लिए दोस्तों?
प्याज में तीखेपन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, आइए इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। करन स्विस ब्रीड इज काउ टू क्रॉस बिटवीन, करन स्विस गाय की प्रजाति किसके बीच क्रॉस से तैयार की गई है? करन स्विस आप लोगों को बताना है ये किसके क्रॉस से तैयार की गई है। दोस्तों आप लोगों को बता दें, करन स्विस जो थी, करन स्विस गाय की प्रजाति जो थी ये साहीवाल और ब्राउन स्विस के क्रॉस से उत्पन्न की गई थी। ठीक है, किसके क्रॉस से? साहीवाल और ब्राउन स्विस के क्रॉस से तैयार की गई थी। इसी तरह फ्राइज, जो करन फ्राइज थी, करन फ्राइज दोस्तों, करन फ्राइज जो है ये किसके क्रॉस से तैयार की गई थी? करन फ्राइज जो है ये थार पार्कर और होलिस्टीन फ्रीजियन, थार पार्कर होलिस्टीन फ्रीजियन से कौन सी थी? करन फ्राइज और करन स्विस जो थी ये साहीवाल और ब्राउन स्विस के क्रॉस से तैयार की गई थी। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कैल्शियम मैग्नीशियम एंड सल्फर आर कॉल्ड, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर को पुकारते हैं। बताइए कैल्शियम मैग्नीशियम जो सल्फर होते हैं ये कौन से तत्व के अंतर्गत इनको रखा गया है? प्राइमरी, सेकेंडरी या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत रखा गया, यानी कि द्वितीयक पोषक तत्व। द्वितीयक पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व के अंतर्गत आप लोगों को पता ही कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होता है। और इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत जैसे लोहा है, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, निकल, क्लोरीन और मोलिब्डेनम, बोरान। 17वां पोषक तत्व जो खोज की गई है दोस्तों वो कौन सा है? निकल है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों के लिए जो कुल पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है मुख्यतः वो 17 पोषक तत्व हैं, जिसमें से निकल जो है 17वां पोषक तत्व है जो कि लास्ट में जोड़ा गया है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों आप लोग बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा। 1974, 1974 में। ठीक है, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पुडुचेरी में कहाँ की गई थी दोस्तों? ये पुडुचेरी में 1974 में की गई थी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये किसकी सिफारिश पे की गई थी? मोहन सिंह मेहता कमेटी की सिफारिश में दोस्तों की गई थी। अगर विश्वविद्यालय की बात करें तो ये किसके अंतर्गत, किसकी देखरेख में चालू की गई थी दोस्तों? तो ये तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के देखरेख में इसको चालू किया गया था, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र को। नेक्स्ट, इसमें आप लोगों को बताना है पानी में खेती करने के तरीकों को किस नाम से जाना जाता है? वायु कृषि, जियोपोनिक, हाइड्रोपोनिक या मोनोपोनिक? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोपोनिक। ठीक है, हाइड्रोपोनिक जो होता है इसमें क्या होता है दोस्तों, पानी में खेती की जाती है। ठीक है, उसी में आवश्यक पोषक तत्वों को उपलब्ध कराया जाता है, उसी के माध्यम से ये खेती को अपनाया जाता है। एरोपोनिक्स, हवा में खेती को एरोपोनिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और पोषक तत्वों में जो खेती होती है, इसी प्रकार जो पोषक तत्वों में सिर्फ खेती की जाती है दोस्तों उसको क्या कहते हैं हम लोग? न्यूट्रोपोनिक्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर 35 क्वेश्चन ये हो गया। गाय का गर्भकाल होता है 283 दिन, 290 दिन, 270 दिन, 275 दिन। आप लोग बताएंगे गाय का गर्भकाल जो होता है वो कितने दिन का होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। गाय का गर्भकाल जो होता है वो 282 से 85 दिन का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसके अलावा जो भैंस की बात कर लें, भैंस में कितने दिन का होता है? भैंस में जो गर्भकाल का पीरियड होता है दोस्तों, भैंस में गर्भकाल 310 दिन का होता है। वहीं पे दोस्तों जो घोड़ा होता है, घोड़े में दोस्तों
घोड़ा में जो होता है गर्भकाल कितने दिन का होता है, 340 दिन का होता है। इसके अलावा बकरी में जो होता है दोस्तों, बकरी में 148 दिन का, और भेड़ में दोस्तों जो होता है 150 दिन का होता है। ठीक है, आइए इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा फसल और कीट पतंगों का जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप एंड इंसेक्ट पेस्ट इज नॉट करेक्ट मैच्ड। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। शुगर कैन एक साइड में क्या है, गुरदासपुर, वेदक, मूंगफली, रेपसीड और सूर्यमुखी। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा जो कि करेक्टली मैच्ड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, डी जो है दोस्तों ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। कौन सा, डी वाला दोस्तों, ये करेक्टली मैच नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे सूर्यमुखी दिया है, जबकि पेंटेड बग जो होता है ये किसका इंसेक्ट होता है मुख्यतः, ये होता है कली फ्लावर का, यानी कि कुरेसी फेरी जो फैमिली होती है उनका ये प्रमुख इंसेक्ट होता है पेंटेड बग। कुरेसी फेरी जो फैमिली होती है दोस्तों उसका प्रमुख जो इंसेक्ट होता है कौन सा होता है, पेंटेड बग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जहाँ पे सूर्यमुखी दिया गया है जो ये गलत है। बाकी गुरदासपुर गन्ने संबंधित है, और वाइट ग्रेप जो है मूंगफली संबंधित है, एफिड जो है ये रेप सीड से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ट्राइज्म के अंतर्गत प्रशिक्षण मुख्यतः दिया जाता है युवा विद्यार्थियों को, ग्रामीण युवाओं को, युवा युवती महिलाओं को, इनमें से कोई नहीं। बताइए ट्राइज्म जो प्रोग्राम चालू किया गया था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत दोस्तों, इसमें मुख्यतः किस पे फोकस किया गया था, ग्रामीण युवाओं को, जो कि मुख्यतः दोस्तों 18 से 35 वर्ष के थे ग्रामीण युवा, उनके लिए ट्राइज्म प्रोग्राम चलाया गया था, जो कि किसके अंतर्गत, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से इसको सहायता उपलब्ध कराई गई थी। ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था, जो कि मुख्यतः ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना था इस प्रोग्राम का उद्देश्य। ठीक, 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवा। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत NIRD मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज लोकेटेड, कहाँ पे ये लोकेटेड है दोस्तों, हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ या फिर गोरखपुर। NIRD के बारे में आप लोग बताना है ये कहाँ पे स्थित है। ये दोस्तों आप लोग को बता दें NIRD जो है ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों, हैदराबाद में। ये ग्रामीण विकास से संबंधित प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ दोस्तों एक एकेडमिक संबंध उपलब्ध कराने वाला एक संस्थान है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रांतिक मृदा परीक्षण स्तर प्रभाव ने दिया था। क्रांतिक मृदा परीक्षण के बारे में दोस्तों बताइए ये किसने दिया था, क्रांतिक मृदा परीक्षण स्तर अप्रोच ये किसके द्वारा दिया गया था, क्रांतिक मृदा परीक्षण बताइए। क्रांतिक मृदा परीक्षण दोस्तों था ये किसके द्वारा दिया गया था, ये कैट और नेल्सन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, महत्वपूर्ण मृदा परीक्षण स्तर को मिट्टी में निकालने योग्य पोषक तत्व सांद्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है दोस्तों, आप लोग ये जानते हैं। और इसके बारे में सबसे पहले कैट और नेल्सन ने इस प्रस्ताव को रखा था जो कि 1995 में दिया गया था। आइए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बादलों में जो लगातार वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें निम्बो स्टेटस, सिरस या कुम्बलस या आल्टो कुम्बलस, आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्बो स्टेटस बादल जो होते हैं ये निरंतर वर्षा के लिए दोस्तों जिम्मेदार होते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या होता है, कई घंटों तक लगातार बारिश होती है, जिसके कारण क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन इत्यादि की समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसमें जो होता है काफ़ी मात्रा में नमी होती है। ठीक, जो कुम्बलस बादल होते हैं दोस्तों इनका आकार जो होता है एक फूल गोभी की तरह होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं। और क्यूमुलो
निम्बस जो होते हैं ये बादलों में जो गड़गड़ाहट होती है इनके लिए जिम्मेदार बादल कौन से होते हैं जिसके अंदर थंडर हेड गरज और बिजली पैदा करते हैं वो किमुलोनिम्बस बादलों के अंतर्गत ही ये सब देखने को मिलता है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूध का हिमांक बिंदु है -2 डिग्री सेंटीग्रेड, -0.55 डिग्री सेंटीग्रेड, -0.59 डिग्री सेंटीग्रेड, -0.60 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है मिल्क का क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है जो दोस्तों ये होता है -0.512 से डिग्री सेंटीग्रेड से -0.522 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के रेंज में कौन सा आ रहा है दोस्तों बताइए, इसकी रेंज में कौन सा आ रहा है जो कि लगभग में इसी के बिल्कुल पास में है, सी -0.55 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। दूध का हिमांक -0.512 से लेकर 0.522 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी का रूप कौन सा है, केशिका जल, हाइग्रोस्कोपिक जल, गुरुत्वीय जल या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जल, पौधों के लिए जो जल होता है दोस्तों वो जो जल पौधों को उपलब्ध होता है वो कौन सा जल होता है, केशिका जल। इसका राइट आंसर हो जाएगा केशिका जल। और ये कितने दबाव पर उपलब्ध होता है, एटमॉस्फेरिक जो दबाव होता है वो कितने दबाव पे होता है, 1.3 एटीएम पर। ठीक है, 8.3 एटीएम से लेकर 31 एटीएम तक जो जल होता है इसी के बीच केशिका जल उपलब्ध होता है। यही पौधों के लिए मतलब प्राप्य होता है, यानी कि पौधों को ये प्राप्त होता है। बाकी जो दोस्तों जल होते हैं वो पौधों को प्राप्त नहीं होते। गुरुत्वाकर्षणीय जल जो होता है, गुरुत्वीय जल जो होता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे सतहों में चला जाता है। ठीक है, आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे। और इसके अलावा जो सूक्ष्म रंध्रों के क्षेत्र में जो फील्ड कैपेसिटी तथा आर्द्रताग्राही गुणांक के बीच में पाया जाता है वो कौन सा जल होता है दोस्तों, वो होता है केशिका जल। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 1959 पंचायती राज पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को कहां से शुरू किया गया था, कानपुर, पानीपत, नागौर या शिमला। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इजी भी है। ये राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया जाता है 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, इसी के अंतर्गत दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। ठीक है, और ये किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया था। 1956 में बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सी फसल साधारणतया हरित बाली रोग से को प्रभावित होती है, ज्वार, धान, बाजरा या गेहूं। हरित बाली रोग दोस्तों किस फसल का प्रमुख रोग है आप लोग बताएंगे। ग्रीन ईयर डिजीज जो होती है ये किस में देखने को मिलती है दोस्तों, ये मुख्य रूप से किसकी डिजीज है, बाजरा की, यानी कि पर्ल मिलेट। किसकी डिजीज है दोस्तों, पर्ल मिलेट की है, यानी कि बाजरा की। इसमें दोस्तों होता क्या है, ये दोस्तों कवक के द्वारा होती है और उस कवक का नाम क्या है, कवक जनित होती है। स्क्लेरोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
उकठा के प्रभावी नियंत्रण है तो अरहर की सह फसली खेती होनी चाहिए, मूंग के साथ, उड़द के साथ, मक्का के साथ या ज्वार के साथ। उकठा के नियंत्रण के लिए दोस्तों जो सह फसली खेती अपनाई जाती है वो ज्वार के साथ अपनाई जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, उकठा के प्रभावी नियंत्रण है तो अरहर की जो सह फसली खेती होती है दोस्तों वो ज्वार की फसल के साथ की जानी चाहिए। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें दोस्तों। ज्वार की फसल में क्या होता है, एक धुरिन नामक क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है, धुरिन। ठीक है, ये एक विषाक्त अम्ल होता है जानवरों के लिए। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, धुरिन, जिसे एससीएन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, बार्टलेट एक प्रमुख प्रजाति है सेब की, कोइंस की, नाशपाती की, आलू बुखारा की। आप लोग बताएंगे बार्टलेट जो होती है किसकी किस्म है? बार्टलेट जो है ये किसकी प्रजाति है? पियर की, यानी कि नाशपाती की, पियर्स की है। बार्टलेट जो है ये पियर्स की यानी कि नाशपाती की किस्म है। नाशपाती की अन्य जो किस्में हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं उसमें से आप लोग कुछ नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे सीकल है, स्टार्किसमोन है और ग्रीन अंजुओ है। ग्रीन अंजुओ है। बार्टलेट आप लोगों को पता ही हो गई, बार्टलेट। कोमिस, ये भी COMICE, कोमिस, बोस, ये सभी क्या हैं? ये नाशपाती की महत्वपूर्ण किस्में हैं। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। समय दोस्तों काफ़ी हो रहा है, जल्द से जल्द हम लोग क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। आज करीब में 65 या 70 क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, शेष क्वेश्चन अगले भाग में करवाए जाएंगे। निम्न में कौन सा फलों एवं सब्जियों को संरक्षित करने की अस्थायी विधि? पाश्चुराइजेशन, कैनिंग या ब्लांचिंग या नमी को बाहर निकालना। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसमें अस्थायी रूप से संरक्षित करने के लिए इसमें कौन सी विधि अपनाई जाती है? नमी को बाहर निकालना, ये जो होता है मॉइस्चर को, एक्सक्लूजन ऑफ मॉइस्चर, नमी को बाहर निकाल के दोस्तों फल एवं सब्जियों को अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन सा जल जो होता है, पौध जल उपलब्धता कितने तनाव के? अभी मैंने बताया था 1.3 से लेकर दोस्तों 0.31 एटमॉस्फेरिक टेंशन जो होता है, एटमॉस्फेयर का जो तनाव होता है उस पे जो जल उपलब्ध होता है वही पौधों को उपलब्ध होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? जो जल जो होता है पौधों के लिए उपलब्ध होता है वो कितने एटमॉस्फेरिक दबाव पे होता है यानी तनाव पे होता है? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। 0.33 से 15 एटमॉस्फेरिक टेंशन पे जो यानी तनाव पे जो जल उपलब्ध होता है वही पौधों को प्राप्त होता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी जल को कैपिलरी जल के नाम से भी जाना जाता है। अल्पाइन एक नस्ल है, बकरी की, भेड़ की, मुर्गी की, ऊंट की। बताइए दोस्तों अल्पाइन जो है किसकी नस्ल है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, अल्पाइन जो है ये किसकी नस्ल है? बताइए। बकरी की। आइए कुछ नस्लों के बारे में बताएं आप लोगों को। हिमालयन रीजन की जो नस्लें होती हैं, हिमालयन रीजन की, हिमालयन रीजन की नस्लों में जो नस्ल होती हैं जो अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में दोस्तों, पश्मीना और चेगू। इसी का पश्मीना जो नस्ल होती है इसी के ऊन से क्या बनाया जाता है? पश्मीना शाल बनाए जाते हैं। नॉर्थन रीजन की जो होती हैं
नॉर्थर्न रीजन की जो होती हैं उसमें जमुनापारी, बीटल और बारबेरी, ये जो नस्लें हैं नॉर्दर्न रीजन की हैं। ईस्टर्न रीजन में बंगाल है। और एक्जोटिक ब्रीड जो होती हैं उसमें से सानन, अल्पाइन, न्यूबियन और एंग्लो न्यूबियन, एंगोरा, ये सभी जो नस्लें हैं ये एक्जोटिक ब्रीड नस्लें हैं। आइए इसके साथ बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। फसलों के कीट प्रबंधन है तो लाइट ट्रैप्स का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके जैविक नियंत्रण के अंदर, कर्षण द्वारा नियंत्रण, यांत्रिक नियंत्रण या रासायनिक नियंत्रण। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो लाइट ट्रैप अपनाए जाते हैं कीटों के नियंत्रण के लिए ये किसके अंतर्गत रखे गए हैं। दोस्तों आप लोग को बता दें ये मैकेनिकल कंट्रोल के अंतर्गत रखे गए हैं। इसी प्रकार जो आप लोगों ने देखा होगा सीढ़ीदार जो खेत बनाए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में खेती करने के लिए दोस्तों, वो भी मैकेनिकल नियंत्रण इसी के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों वो कौन सी खेती होती है, यांत्रिक खेती ही होती है, यांत्रिक खेती के अंतर्गत ही रखा गया है। सीढ़ी नुमा जो खेती की जाती है दोस्तों वो यांत्रिक प्रैक्टिसेस के अंतर्गत ही की जाती है। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा सी। ट्रेनिंग ऑफ विजिट सिस्टम सिद्धांत किस सन में प्रतिपादित हुआ था, आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1974। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम जो था 1974 में डेनियल बेनोर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, डेनियल बेनोर। नेक्स्ट, सर्वोदय योजना शुरू की गई थी एम के गांधी, डॉक्टर राम मनोहर, जनेश्वर प्रसाद मिश्र, आचार्य विनोबा भावे। सर्वोदय योजना दोस्तों ये आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू की जाती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 1951 में आचार्य विनोबा भावे के द्वारा सर्वोदय योजना, इन्हीं के द्वारा भूदान आंदोलन भी चलाया गया था। ठीक है, कौन सा आंदोलन चलाया गया था दोस्तों, भूदान आंदोलन। आइए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आलू की अगेती झुलसा बीमारी होती है मृदा जनित, हवा जनित, बीज जनित, उपरोक्त सभी। आप लोग बताएंगे दोस्तों आलू की जो अगेती झुलसा होता है ये किससे होता है, मृदा जनित होता है, हवा जनित होता है या बीज जनित होता है, उपरोक्त सभी बताइए। साधारणतः जो ब्लाइट होते हैं ये किससे होते हैं, ये हवा जनित होते हैं। साधारणतः ब्लाइट जो होते हैं हवा जनित होते हैं, परंतु आलू का अगेती झुलसा दोस्तों जो है ये एक अपवाद है। साधारणतः जो ब्लाइट होते हैं ये हवा जनित होते हैं, लेकिन आलू का झुलसा जो है दोस्तों इसका अपवाद है। ठीक है, ये एक क्या होता है, मृदा जनित होता है। ये किससे होता है, मृदा जनित होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और ऐसी चीज़ होती हैं जैसे करनाल बंट इत्यादि जो होती हैं, ये बीमारियाँ जो होती हैं दोस्तों ये बीज जनित होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, बीज जनित। ब्लाइट जो होते हैं साधारणतः दोस्तों ये क्या होते हैं, ये हवा जनित होते हैं, लेकिन आलू का झुलसा जो है दोस्तों इसका एक अपवाद है, क्योंकि ये दोस्तों किससे होता है, ये बीज जनित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज जनित। लेकिन इसका आयोग ने जो आंसर माना था दोस्तों वो क्या माना था हवा जनित माना था, लेकिन इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ये बीज जनित होगा। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक से बता दिया है, एक मिनट दोस्तों। जो ब्लाइट होते हैं दोस्तों ये मुख्यतः हवा जनित होते हैं, लेकिन जो झुलसा दोस्तों ये किससे होता है, मृदा जनित। सॉरी, किससे होता है दोस्तों, मृदा जनित होता है। और जो बंट होते हैं जैसे करनाल बंट इत्यादि जो होते हैं ये होते हैं बीज जनित। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। समूह संचार की विधि है प्रदर्शन, प्रच्छेद भ्रमण या समूह चर्चा या समाचार पत्र। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो है ये समूह संचार की एक महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है, न्यूज़पेपर की बात कर ले जाए या प्रदर्शनियाँ होती हैं जो टेलीविज़न, मेला, पोस्टर, ये जो किसके अंतर्गत, मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत रखे गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।
मृदा कणों के बीवर्ली पिंडन यानी कि एलिमेंट इसेंशियल फॉर द डिफॉल्कुलेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल इज, मृदा कणों के बीवर्ली पिंडन के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? लोहा, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम। बताइए। देखिए जो बीवर्ली पिंडन जो होता है दोस्तों, इसके लिए मुख्यतः कौन जिम्मेदार होता है? सोडियम। इस सोडियम के कारण जो होते हैं मृदा के कण जो होते हैं दोस्तों अलग अलग हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सोडियम। ठीक है, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में मार्मलेट तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? लीची, आम, अमरूद, संतरा। आप लोग बताएंगे दोस्तों मार्मलेट जो है किससे तैयार किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नींबू वर्गीय फलों से तैयार किया जाता है। मार्मलेट जो होता है मुख्यतः नींबू वर्गीय फलों से तैयार किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतरा। क्या हो जाएगा? संतरा हो जाएगा। आइए इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग। और जेली बनाने के लिए मुख्यतः अमरूद का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अमरूद में पेक्टिन की मात्रा जो होती है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। सोयाबीन के बीज में होता है 20% तेल, 20% प्रोटीन, 40% तेल, 40% प्रोटीन, 40% तेल और 20% प्रोटीन, 20% तेल और 40% प्रोटीन। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सोयाबीन जो होती है दोस्तों, इसमें सोयाबीन को दोस्तों येलो जेवल के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%। जो तेल होता है, तेल इसमें दोस्तों कम मात्रा में पाया जाता है, जो कि प्रोटीन जो होती है सबसे अधिक पाई जाती है। तेल हो जाएगा 20% और प्रोटीन हो जाएगी 40%। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीज प्लॉट तकनीक को अपनाया जाता है टमाटर में, आलू में, बैंगन में, मिर्च में। सीड प्लॉट टेक्निक दोस्तों मुख्यतः किसमें अपनाई जाती है? बताइए। सीड प्लॉट टेक्निक जो होती है दोस्तों ये आलू में अपनाई जाती है। सीड प्लॉट तकनीक ट्रू पोटैटो सीड आलू में दोस्तों ये अपनाया जाता है, क्योंकि आलू जो होता है, आलू का जो सत्य बीज होता है, आलू के सत्य बीज की खोज किसके द्वारा की गई थी? एस रामानुजन के द्वारा की गई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और सीड प्लॉट तकनीक जो थी ये किसने दी थी? पुष्कर नाथ ने सीड प्लॉट तकनीक जो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। सीड प्लॉट जो टेक्निक है ये किसके द्वारा दी गई? पुष्कर नाथ के द्वारा। जबकि ट्रू पोटैटो सीड जो है ये किसके द्वारा दिया गया है? ये एस रामानुजन के द्वारा दिया गया है। NDRI लोकेटेड नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है दोस्तों? आगरा, बरेली, करनाल या चंडीगढ़। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा करनाल, बी। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है दोस्तों? ये करनाल, हरियाणा में है। और इसके अलावा हम बात कर लें इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे दोस्तों? ये कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे है दोस्तों? ये वाराणसी में स्थित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में यहीं तक, क्योंकि सेशन काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आज के सेशन में यहीं तक क्वेश्चन कराएंगे। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और उसमें सभी क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।